अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG 101 का लेक्चर नंबर 8, 9 और 10 करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी और काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो वो परेशान भी थे कि मैं सारे लेक्चर जो हैं वो कवर करवाऊँगी भी या नहीं। और कुछ स्टूडेंट्स रोज़ पूछते थे कि आप वीडियोस कब तक अपलोड करेंगी, कब तक अपलोड करेंगी। तो मैं इसी वीक के अंदर अंदर इंशाल्लाह मिड टर्म का जो सिलेबस है वो आप लोगों को कवर करवा दूँगी। आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अच्छा गाइज़, यहाँ पे मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी कि पहले तो मैं नोट्स बनाती थी और स्पेशल जो है इसको हाईलाइट करके आपको समझाया करती थी। अब जो कि टाइम कम है मेरे पास भी और आपके भी मिड टर्म ग्रैंड क्विज जो है वो करीब है, इसलिए मैं जितना जल्दी हो सकेगा इसको कवर करवाऊँगी और पहले की तरह नोट्स तो नहीं बना सकूँगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वैसे ही समझाऊँ। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 8 हमारे पास किस टॉपिक पे है? वर्ड फॉर्मेशन पे। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है कि ये वर्ड जो है ये कैसे बना है और इस वर्ड को कैसे इसकी फॉर्म किया गया है, ये वर्ड कहाँ से आया और कैसे बनाया गया है, इसकी प्रीफिक्स क्या है, सुफिक्स क्या है। और इस लेक्चर में आप लोग क्या पढ़ेंगे? प्रीफिक्स का पढ़ेंगे, सफिक्स का पढ़ेंगे, स्टेम वगैरह वर्ड्स जो हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब पढ़ेंगे। वैसे तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में किए हुए हैं, मैंने करवाए थे, लेकिन यहाँ पे जो है उनकी प्रैक्टिस वगैरह अगेन करेंगे। तो सबसे पहले क्या है प्रीफिक्स? प्रीफिक्स क्या होता है कि जो वर्ड के स्टार्ट में जो है यूज़ करते हैं। जैसा कि कोई भी वर्ड हो गया, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं डिस्काउंट। तो काउंट के स्टार्ट में हमने क्या यूज़ किया? डिस। अब डिस यहाँ पे क्या है? हमारे पास प्रीफिक्स है। तो वैसे तो ये आप लोगों ने पढ़ेगा, लेकिन फिर भी मैं अगेन जो है आपको थोड़ा बहुत इसके अबाउट जो है वो रिवाइज करवा देती हूँ। तो प्रीफिक्स कौन से होगा? जो वर्ड्स के हम जो स्टेम के स्टार्ट में यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेम। स्टेम क्या होता है कि जो वर्ड की ओरिजिनल फॉर्म होती है या जो उसकी बेसिक फॉर्म होती है वर्ड की, उसको क्या हम कहते हैं? स्टेम कहते हैं। प्रीफिक्स क्या होगा? जो स्टेम के पहले यूज़ करेंगे, मतलब रियल वर्ड जो होता है ओरिजिनल उसकी फॉर्म होती है, उसके पहले जो यूज़ करेंगे वो क्या होगा? प्रीफिक्स। और उस वर्ड के बाद में जो हम कोई भी जो है सफिक्स यूज़ करेंगे, बाद में कोई वर्ड हम ऐड करेंगे, तो वो क्या होगा? हमारे पास सफिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम काउंट के साथ एबल ऐड करते हैं, एबल क्या है? हमारे पास यहाँ पे सफिक्स है, तो काउंट एबल क्या होगा? हमारे पास एक सफिक्स होगा जिसमें हमने एबल ऐड किया है। तो यहाँ पे उसके बाद उन्होंने हमें क्या दिया? उन्होंने कहा है कि हमने 24 वर्ड्स जो है एडिशनल वर्ड्स ऐड किए हैं। किस में? अडाप्ट में। तो यहाँ पे इन्होंने सफिक्स भी ऐड किए हैं और प्रीफिक्स भी ऐड किए हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है? अडाप्ट और उसका नॉन अडाप्टेशनल, उसके बाद रीड अडाप्टेशनल, और इसी तरह उन्होंने बाकी 24 वर्ड्स ऐड किए हैं, ये आप लोगों ने देख लेने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया है? अगेन प्रीफिक्स दिए हुए हैं और साथ में उनके मीनिंग दिए हुए हैं कि कौन से प्रीफिक्स का क्या मतलब बन सकता है। जो मोस्टली प्रीफिक्स है उनका मतलब तो नो या मतलब डिसएग्री फॉर्म, मतलब ऐसा होता है जिसका मतलब होता है डिसएग्री या नॉट या नो, ऐसे ही मतलब बन रहा होता है। जैसे यहाँ पे अन है तो उसका मतलब मीनिंग क्या है? हमारे पास नॉट है। उसके बाद नॉन है तो वो भी हमारे पास मतलब क्या बन रहा है? नॉट। मतलब जैसे ना कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को ना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। तो ये नॉन, अन, डिस, इन और इल, ये जितने भी वर्ड स्टार्ट में ऐड हो रहे हैं ना, ये क्या है? इनका मतलब क्या बनता है? नो, मतलब डिसएग्री कर रहे हैं किसी चीज़ को। जैसे साथ उन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। अन की उन्होंने अनहैप्पी दिया हुआ है, नन की नॉन लिविंग दिया हुआ है, मतलब जो ज़िंदा नहीं होते, जो खुश नहीं होते। इसी तरह बाकी भी इलीगल, इरेशनल दिया हुआ है। तो ये अब किस चीज़ के शो कर रहे हैं कि मतलब नॉट को शो कर रहे हैं, नो को। और उसके बाद उन्होंने प्री दिया हुआ। प्री क्या होता है? बिफोर, मतलब पहले। और उसके बाद पोस्ट होता है आफ्टर, मतलब बाद में जो बात की गई हो। उसके बाद एंटी का मतलब भी अपोजिट कुछ होता है, मतलब अपोजिट कोई बात हो रही है। और उसके बाद प्रो का मतलब फेवर करना है, किसी बात की फेवर करना। जैसे यहाँ पे प्रो वार, इसका क्या मतलब हमारे पास होगा? फेवरिंग वार। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने हमें क्या दिया है? लास्ट पे इंटर दिया हुआ। इंटर मोस्टली तौर पर किस लिए यूज़ होता है? बिटवीन को शो करने के लिए, मतलब किसी चीज़ के दरमियान में ये बात हो गई है। तो इसी तरह ये सारे आपने प्रीफिक्स देख लेने हैं और इनके मीनिंग्स भी देख लेने हैं, क्योंकि ये आगे चल के यूज़ होंगे और आपके जो है एमसीक्यूज़ में प्रीफिक्स सफिक्स जो है वो लाजमी तौर पर इनमें से 2 या 3 एमसीक्यूज़ ज़रूर आते हैं। तो ग्रैंड क्विज़ की भी आप लोगों ने साथ साथ प्रिपरेशन रखनी है। जो जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी आप लोगों ने नोट करते जाना है। और उसके बाद उन्होंने क्या दिया? डेफिनेशन, डिफाइनिंग वर्ड्स विद प्रीफिक्स के हमने वर्ड को क्या करना है? डिफाइन करना है। अगर यहाँ पे इन्होंने वर्ड्स दिए हैं तो ये अब आप लोगों ने डिफाइन कर लेना है। जो वर्ड है उसका मीनिंग देख के आप लोगों ने उस सेंटेंस को जो क्या करना है? डिफाइन कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आज मैंने 3 लेक्चर करवाने हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल से समझा नहीं सकती, मतलब एग्जांपल्स वगैरह सारी नहीं करवा सकती। मैं सिर्फ आपको मेन मेन चीज़ और मेन मेन कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करवाऊँगी। बाकी आप लोगों ने खुद कोशिश करनी है और जो एग्जांपल्स वगैरह हैं उनको खुद सॉल्व करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा हम जो है मज़ीद जो है प्रीफिक्स देख लेते हैं, उनकी मीनिंग्स वगैरह देख लेते हैं, उनको कैसे चेंज करना है। तो फर्स्ट उन्होंने क्या दिया है कि प्रीफिक्स में नेगेटिव साइज, लोकेशन, टाइम एंड ऑर्डर एंड नंबर।
तो इन सब की उन्होंने डिटेल दी हुई है। ये आपका काम, आप लोगों ने इसको क्या करना है, याद कर लेना है कि इसका साइज़ कौन सा बन रहा है और लोकेशन के लिहाज से कौन से वर्ड यूज़ होंगे, टाइम एंड ऑर्डर के लिए कौन से प्रीफिक्स यूज़ होंगे। और ये जितने भी आपको वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं ना, ये क्या है, आप लोगों के प्रीफिक्स हैं, तो आप लोगों ने इसको याद कर लेना है। और ये आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आपसे पूछ सकते हैं कि टाइम एंड ऑर्डर के लिए कौन सा जो है प्रीफिक्स यूज़ होते हैं, और नंबर के लिए कौन से प्रीफिक्स यूज़ होते हैं, साइज़ के लिए कौन सा यूज़ होते हैं। इस तरह ये आपके एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं और आपने इसको भी अच्छे से देख लेना है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, उन्होंने क्या नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्रीफिक्स। तो नेगेटिव और पॉजिटिव प्रीफिक्स कौन से होते हैं, ये भी आप लोगों ने देख लेने हैं। तो नेगेटिव में जो प्रीफिक्स हैं वो तो मोस्टली वही हैं जो नो और नॉट को मतलब डिसएग्री किसी चीज़ से कर रहे हैं, वो कौन से नेगेटिव में आ जाएंगे। और जो किसी चीज़ को एग्री कर रहे हैं या कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है जिसमें, वो कौन से होंगे, हमारे पास पॉजिटिव प्रीफिक्स होंगे। यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं, आपने ये वर्ड्स जो हैं ये भी याद कर लेने हैं। उसके बाद साइज़ वाले भी दिए हुए हैं कि किसी चीज़ का अगर आपने साइज़ शो करना हो, मतलब बिग है, स्मॉल है, लिटिल, लार्ज, ये और इक्वालिटी को भी शो करना हो, तो ये वर्ड्स भी यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं। तो ये कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आप लोग जब वर्ड्स को रीड करेंगे, मतलब प्रीफिक्स को रीड करेंगे, तो साथ ही उन्होंने मीनिंग्स दिए हुए हैं। आप लोग जैसे ही उसका मीनिंग पढ़ते हो, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब बन रहा है। तो ये आप लोगों ने जस्ट याद कर लेने हैं। तो उसके बाद हमारे पास कौन से प्रीफिक्स आ रहे हैं, लोकेशन के लिए जो यूज़ होते हैं वो प्रीफिक्स आ रहे हैं। अब इंटर के लिए, मतलब किसी चीज़ के दरमियान किसी चीज़ को शो करना हो, तो वो हम किस लिए यूज़ करेंगे, इंटर यूज़ करेंगे। सुपर यूज़ करेंगे, मतलब ओवर, किसी चीज़ के ओवर यूज़ मतलब बताना हो तो हम क्या करेंगे, सुपर का यूज़ करेंगे। इसी तरह बाकी भी जो प्रीफिक्स हैं ये दिए गए हैं, ये किस लिए यूज़ होते हैं, लोकेशन को शो करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कौन से प्रीफिक्स दिए गए हैं जो टाइम एंड ऑर्डर को शो करते हैं, मतलब टाइम को शो करते हैं किसी भी वक्त को, जहाँ पे कोई बात हो रही है कि ये पहले हुआ काम, ये बाद में काम हुआ था। तो इसको शो करने के लिए जो प्रीफिक्स यूज़ होते हैं वो यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं, जैसे एंटी, प्री, प्राइम, पोस्ट, रेट्रो। और ये वर्ड्स कौन से हैं, ये मतलब किसी काम को पहले या बाद में या दरमियान में कुछ भी शो करने के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं। तो आप लोग ये जितने भी प्रीफिक्स दिएंगे इनके मीनिंग लाजमी तौर पर देख लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा और आपको ये ज़्यादा याद रहेंगे कि ये कौन कौन सा जो प्रीफिक्स है किस चीज़ के लिए या किस जगह पे यूज़ किया जाएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अगेन जो है कौन से प्रीफिक्स आ रहे हैं, नंबर्स को शो करने के लिए, तो वो भी उन्होंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए हैं, जैसे सेमी, मोनो, बाई, ट्राई। अब बाई का मतलब 2 हो गया, ट्राई का 3 हो गया, आगे कॉर्ड, पेंटा, ये सारे आपको हेक्सा जितने भी ये दिए गए हैं ना, ये आपको नंबरिंग दी गई है, मतलब 1 को शो करना हो, 2, 3 को, जितना भी शो करना हो आप लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। और साथ में एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं। देखिए सेमी मतलब सेमी सर्कल, मतलब हाफ सर्कल। मोनो, अब मोनोक्रोमेटिक मतलब एक जो है क्रोमेटिक है। उसके बाद बाई 2 हो गया तो बाइनरी हो गया। और इस तरह ये सारे आपको दिए गए हैं, आप लोग इनको जो है वो देख लीजिएगा। उसके बाद एक एक्सरसाइज दी गई है। एक्सरसाइज में वो क्या कह रहे हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन ऑल द प्रीफिक्स। तो आपने प्रीफिक्स को अंडरलाइन करना है। और आई होप कि अब तक आपको पता चल ही गया होगा प्रीफिक्स होते क्या हैं, जो वर्ड्स के स्टार्ट में हम लोग यूज़ करते हैं या मतलब स्टेम के स्टार्ट में यूज़ करते हैं। और वो आप लोग आई होप ईजिली जो है यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट में इनएक्सपेंसिव जो है ये हमारे पास क्या है, इन जो वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पे प्रीफिक्स है। इसी तरह सेकंड में जो है अनमैग्नेटाइज्ड जो है एन जो यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स है। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे बाइनरी जो डिजिट्स हैं, बाइनरी नंबर जो मतलब BI यूज़ हो रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स है। उसके बाद थर्ड में ही अगेन हेक्साडेसिमल यूज़ हो रहा है, तो हेक्सा जो है ये भी हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स है। इसी तरह अगर आपने ऊपर सारे लोकेशंस के लिए या साइज़ के लिए, नंबर्स के लिए जितने सारे पढ़े होंगे ना प्रीफिक्स, तो आप लोग इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज में भी अगेन वही है, आपने साइज़ के हिसाब से सारे जो हैं प्रीफिक्स बताने हैं। और वो भी आप अगेन अगर वही सारी चीज़ें अगर आप याद कर लेते हैं, सारे प्रीफिक्स को याद कर लेते हैं, तो आप लोग इसमें से भी वैसे ही फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 4 में उन्होंने कहा है कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड अंडरलाइन द प्रीफिक्स। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है प्रीफिक्स को। तो ये आप इसको पैराग्राफ को जो है 2 बार रीड कर लीजिएगा और उसके बाद जितने भी आपको इसमें से प्रीफिक्स मिल रहे हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा और उनकी आइडेंटिफिकेशन भी कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5 देख लेते हैं। उसमें वो क्या कह रहे हैं, रिव्यू ऑफ सफिक्स देख लेते हैं। इसमें हमने क्या करना है, अंडरलाइन करना है सफिक्स को। तो सफिक्स कौन से होते हैं, जो वर्ड्स के एंड पे हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल दे दी थी काउंटेबल की, तो काउंटेबल जो मतलब गिना जा सके, काउंट किया जा सके, तो जो एबल था लास्ट पे हमने ऐड किया था, ये क्या था, हमारे पास सफिक्स था। तो यहाँ पे भी आपने वर्ड्स जो है उनको रीड कर लेना है और उनको अंडरलाइन कर लेना है कि इनमें से कौन से जो हैं वो सफिक्स हैं। उसके बाद सिनोनिम्स आ गया। सिनोनिम क्या होते हैं कि जो सेम मीनिंग रखते हों, मतलब वर्ड्स जो हैं उनके सेम मतलब होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है बिग लार्ज, मतलब बिग लार्ज बहुत बड़ा, ह्यूज इसका मतलब भी होता है बहुत बड़ा। इसी तरह ये सारे वर्ड्स क्या हैं हमारे पास, सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स क्या होते हैं, जिनके सेम मीनिंग्स होते हैं, मतलब सेम मतलब देते हैं हमें। तो यहाँ पे ऐसे सिनोनिम्स भी होते हैं जो हम एक ही जगह पे मतलब दो तीन वर्ड्स जो हैं सिनोनिम्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और सम टाइम इनके ऐसे भी हो सकता है कि मीनिंग्स तो सेम दे रहे हैं लेकिन हम उस सेंटेंस में वही एक ही वर्ड यूज़ कर सकें, दूसरा वर्ड जो है वहाँ पे यूज़ ना कर सकें। फॉर एग्जांपल ऊपर मैंने उन्होंने क्या दिया है, अप्रोप्रिएट, और नीचे हम मतलब इसमें अप्रोप्रिएट भी ऐड कर सकते हैं और एप्ट भी ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका दोनों का मतलब क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। और नीचे ये जो है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या दिया हुआ है, उन्होंने हमें बताया है कि जो सिनोनिम्स होते हैं यहाँ पे हमें मतलब उनका जो मीनिंग है वो तो सेम है लेकिन वो जो है डिफरेंट जो है यहाँ पे सेंस दे रहे हैं। अगर हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो वो हमें डिफरेंट सेंस देंगे। जैसा कि उन्होंने एग्जांपल दी हुई है ब्लेम एंड डिनाउंस की, इसका क्या मतलब होता है, इल्ज़ाम लगाना, ब्लेम करना। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक सेंटेंस में तो ब्लेम यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर कोई और सेंटेंस हम बना रहे हों तो वहाँ पे हम जो है डिनाउंस जो है इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो आप ये इसको क्या कह सकते हैं कि ये सिनोनिम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये आप लोगों ने बस इनके जो है मेन पॉइंट जो है ये माइंड में रख लेना है कि इसके दो मतलब मीनिंग हो सकते हैं। एक ये कि ये जो है एक ही जगह पे मतलब डिफरेंट वर्ड्स जो हैं ये सिनोनिम्स जो हैं ये यूज़ हो सकते हैं। और सम जो हैं प्लेसेस उन पे क्या होता है कि ये सेम जो है सेंस नहीं देते हमें। उसके बाद नीचे उन्होंने हमें क्या किया कि ऑप्शन दिए हैं और इनमें से हमने क्या करना है, चूज़ करना है कि कौन से जो हैं इसके करेक्ट आंसर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट भी उन्होंने हमें जो है यही कहा है कि आप इनके जो है सिनोनिम या सेम जो मीनिंग बन रहे हैं उन वर्ड्स को चूज़ करें। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि एडमोनिश द चाइल्ड, के बच्चे को नसीहत करें। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ड्रेस। सेकंड क्या है, टीच। प्रेज, वार्न। वार्न होता है धमकी देना, जैसे वार्न करना। और टीच होता है पढ़ाना। प्रेज होता है तारीफ़ करना। ड्रेस होता है ड्रेसिंग, मतलब लिबास की बात हो रही है। तो एडमोनिश इसका अब नियर मतलब कौन सा मतलब जो है करीब बन रहा है, सिनोनिम इसका कौन सा बन रहा है। बी जो है टीच मतलब पढ़ाना या वार्न करना। तो वार्न करना भी इसका मतलब हो सकता है या फिर टीच करना। तो इस तरह आप लोगों ने इसके सिनोनिम देख लेने हैं। और अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं या डिक्शनरी वगैरह से भी देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है लेक्चर नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब जल्दी से लेक्चर नंबर 9 जो है उसको कवर कर लेते हैं। अब लेक्चर नंबर 9 हमारे पास किस टॉपिक पे है, डिस्क्रिप्शन पे, लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन पे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस लेसन में हम लोग कुछ एक्सरसाइजेज को सॉल्व करेंगे और उसमें क्या करेंगे कि इससे हमारा क्या होगा, रीडिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव होगी। अब यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ जो है पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे इन पैराग्राफ्स को रीड नहीं कर रही बल्कि डायरेक्ट जो है एक्सरसाइजेज की तरफ चलती हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने जो पैराग्राफ दिए हैं आप लोगों ने इसको 2 या 3 बार अच्छे से रीड कर लेना है और उसके बाद जो है नीचे एक्सरसाइजेज दी गई हैं उनको सॉल्व कर लेना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्या है कि मेन आइडिया हमने ढूंढना है और क्या कह रहे हैं, विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्रेस द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कंप्यूटर्स हैव चेंज द वे इन विच वी लिव। सेकंड ऑप्शन है ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इनपुट, अ प्रोसेसर एंड आउटपुट एंड अ स्टोरेज डिवाइस। थर्ड ऑप्शन है कंप्यूटर्स हैव डिक्रीज्ड मैन वर्कलोड। एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल कंप्यूटर्स हैव द सेम बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो अगर आपने पैराग्राफ रीड किए हैं तो आपको आंसर का जो है वो आइडिया हो गया होगा। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने और सेकंड पैराग्राफ में हमें यही बताया हुआ है, आउटपुट डिवाइसेस का, इनपुट डिवाइसेस का, प्रोसेसिंग वगैरह का। और उसके बाद जो है स्टोरेज डिवाइसेस का और हार्डवेयर कंपोनेंट्स का, ये जितने भी ये दिए गए हैं इनका जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है। और फर्स्ट जो है क्वेश्चन जिसमें हमने मेन आइडिया चूज़ करना है उसमें भी हमें जो है सेकंड ऑप्शन जो है इसमें भी इनपुट और आउटपुट जो है डिवाइसेस वगैरह का, स्टोरेज डिवाइसेस का जिक्र किया गया है। और फोर ऑप्शन में भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स का जिक्र किया गया है। तो उस लिहाज से सेकंड और फोर ऑप्शन जो है इसका मेन आइडिया हो सकता है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो पैसेज है उसको रीड करना है। उसके बाद इसमें से ट्रू फॉल्स बताने हैं, मतलब कौन सी स्टेटमेंट जो है इस पैराग्राफ में दी गई है और कौन सी वहाँ पे ट्रू है। तो इसके लिए आपको अगेन पैराग्राफ जो है वो एक बार रीड करके समझना पड़ेगा। जब आप समझ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। उसके बाद कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस दिया गया, हमने रेफरेंस देना है कि ये सेंटेंस जो है हमें इसमें क्या बताया जा रहा है। तो फर्स्ट जो है विच आर टर्म डाटा, अब ये पैराग्राफ नंबर 1 से दिया गया है। तो आप जब पैराग्राफ नंबर 1 रीड करेंगे तो जहाँ पे आपको विच आर टर्म डाटा या वर्ड आपको नज़र आएगा, सेंटेंस नज़र आएगा, आपको पता चल जाएगा इसमें क्या चीज़ जो है रेफ़र की जा रही है। और मैं यहाँ पे आपको किसी एक सेंटेंस का जो है वो रेफरेंस दिखा भी देती हूँ, आपने कैसे गेट करना है कि ये जो वर्ड हमें है ये क्या रेफ़र कर रहा है, मतलब क्या बताना है इसमें बताया जा रहा है। तो इसके लिए पैराग्राफ नंबर 1 देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पे सेकंड रो में देखें तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि दैट स्पेशली प्रिपेयर्ड पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर टर्म्ड एज डाटा। अब वहाँ पे उन्होंने क्या मेंशन किया था, विच आर टर्म्ड एज डाटा। तो अब यहाँ पे पीछे आप अगर सेंटेंस पूरा रीड करें तो वो क्या बात बताना चाह रहे हैं
पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है डिज़ाइन किए जाते हैं कंप्यूटर्स। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब जो है इसको क्या कहते हैं, टर्म्ड एज डाटा। जो पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है उसका जो है यहाँ पे हवाला दिया गया है, उसका बताया जा रहा है कि उसे यहाँ पे किस क्या कहा जाता है, किस क्या टर्म दिया जाता है डाटा के हिसाब से, कि उसे डाटा कहा जाता है। तो इसी तरह नेक्स्ट जो है आर मूविंग दैम, ये भी पैराग्राफ नंबर 1 से लिया गया है। तो यहाँ पे भी आपने बताना है कि दैम मतलब ये दैम किस चीज़ की बात की गई है, तो ये भी आपने वहाँ से देख के इसको सेंटेंस को जो है वो कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह बाकी सारे सेंटेंस को भी आपने देख लेना है, जो वर्ड्स बोल्ड हुए हैं उन वर्ड्स पे फोकस करना है कि ये वर्ड जो है किस हवाले से इसमें बात की गई है। और मैंने इसीलिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दे दिया है कि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे आपने ये जो है सेंटेंस जो है ये फाइंड करना है और कैसे इसका जो है रेफरेंस इसका देना है। उसके बाद 5 है अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स। यहाँ पे हमने क्या करना है, अगेन जो है टेक्स्ट पे जाना है और उसमें से ये वर्ड्स जो हैं इनके सिनोनिम फाइंड करने हैं। तो कार्ड का यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है, उसके बाद सेकंड कहीं सारे जो हैं साथ में पैराग्राफ मेंशन किए गए हैं कि ये वर्ड्स जो हैं ये कौन से पैराग्राफ से लिए गए हैं और इसका जो है सिनोनिम कौन से पैराग्राफ में है। तो ये आपने पैराग्राफ अच्छे से रीड करने हैं और उसमें इन वर्ड्स के जो है सिनोनिम फाइंड कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है कि आपने क्या फाइंड करने हैं, एंटोनिम्स फाइंड करने हैं। तो वो भी आप लोग पैराग्राफ जो है वो रीड करके वहाँ से वर्ड्स जो है वो चूज़ कर लीजिएगा जो इसके एंटोनिम्स बन रहे हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आपको इसलिए ये जो 1 बाय 1 सारे जो हैं सॉल्व करके नहीं दे रही, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको खुद जो है इससे प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। मैं आपको जस्ट आइडिया दे रही हूँ, बाकी जो है इसको आपने खुद सॉल्व करना है, खुद जो है इनके वर्ड्स जो हैं सिनोनिम एंटोनिम वगैरह सारे जो हैं ये खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद 6 टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। इसमें क्या है, वर्ड्स फॉर्म के वर्ड्स बनते कैसे हैं या ये कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, उन्होंने क्या कहा है कि आप क्या करें, यहाँ पे जो वर्ड्स जो हैं इनको यहाँ पे यूएस फिल इन द ब्लैंक्स में जो है पुट करना है हमने। तो फर्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर इज़ लिमिटेड इन इट्स एबिलिटी बाय द इमेजिनेशन, इमेजिनेबल, इमेजिनेटिव एंड इमेजिनरी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है अप्रोप्रिएट है, आवर कंप्यूटर इज़ लिमिटेड इन इट्स एबिलिटी बाय द इमेजिनेशन ऑफ मैन। तो यहाँ पे ये जो है वर्ड अप्रोप्रिएट बन रहा है। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में है सम पीपल आर गुड एट इन्वेंटिंग इमेजिनेटिव स्टोरीज, या फिर हाँ इमेजिनेटिव स्टोरीज जो है यहाँ पे ये करेक्ट बन रहा है। और उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है उसमें क्या है, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू इमेजिन द स्पीड एट विच अ कंप्यूटर कैलकुलेट्स नंबर्स। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि कौन सा मतलब जो है वर्ड जो है इसके लिए अप्रोप्रिएट है, तो आप किस चीज़ पे फोकस किया करें, उसके उर्दू सेंटेंस पे देखा करें कि अगर हम ये वर्ड यहाँ पे पुट करें तो उर्दू में इसका क्या मतलब बन रहा है, वो सेंटेंस कैसे बन रहा है। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस में कहा गया है कि ये प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉसिबल है इमेजिन करना कि कंप्यूटर की जो किस स्पीड से जो है नंबर्स। तो अगर यहाँ पे हम इमेजिनेशन या कुछ और वर्ड्स लगाएं तो ये जो है सेंटेंस जो है अप्रोप्रिएट जो है मीनिंग वगैरह हमें नहीं देता। इसलिए आप यहाँ पे सेंटेंस को उर्दू में भी रीड कर लिया करें, आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है वो यूज़ होगा। उसके बाद सेकंड में उन्होंने हमें वर्ड्स दिए हैं एडिशन, ऐड, एडिड, एडिशनल, एडिक्टिव। तो मैनी टर्मिनल्स कैन बी एडिड, कैन बी के साथ कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होगा, एडिड यूज़ होगा। और सेकंड में अगर आप देखें तो डैश एंड सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन के साथ कौन सा यह वर्ड यूज़ होगा, एडिशन, क्योंकि उसके साथ TION यूज़ हुआ है तो इसके साथ भी TION यूज़ होगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज़ टू बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। उसके बाद थर्ड है व्हेन बाइंग अ सिस्टम देयर इज़ आफ्टन नो एडिशनल चार्ज फॉर द प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होगा, एडिशनल। इस तरह बाकी भी उन्होंने यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, आपने इनको जो है 1 बाय 1 पुट करके देख लेना है कि कौन सा वर्ड जो है अप्रोप्रिएट है इसके लिए, और इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है। उसके बाद 7 में हमें उन्होंने कहा कंटेंट रिव्यू करना है और इसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। और नीचे क्या दिया गया, सिस्टम कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स। तो हार्डवेयर पे कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं और पेरिफेरल डिवाइसेस में कौन सी आ रही हैं और अदर्स मतलब जो बाकी जो हैं। तो यहाँ पे हार्डवेयर में तो आपको पता ही होगा कंप्यूटर हार्डवेयर कौन से होते हैं, CPU हो गया, उसके बाद मॉनिटर हो गया। तो ये बाकी जो CU मतलब कंट्रोल यूनिट जो है ये सारे क्या आते हैं हमारे पास, हार्डवेयर में आते हैं। उसके बाद पेरिफेरल डिवाइसेस में USB हो गया, कार्ड रीडर हो गया, USB कार्ड हो गया, ये सारे जो हैं ये किस में आते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस में। उसके बाद अदर में डिस्क आ गया। उसके बाद जो भी वहाँ पे आपको डिवाइसेस दी गई है ना, ये सारी आपने पैराग्राफ से रीड कर लेनी है और इनको यहाँ पे जो है वो राइट कर देना है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन, पैराग्राफ इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस दैट डेवलप एन आइडिया। कि जो पैराग्राफ होता है उसमें बहुत से सेंटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं कि आइडिया डेवलप करते हैं।
और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नियरली एवरी पैराग्राफ देयर इज़ वन आइडिया दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन अदर्स, कि हर पैराग्राफ में एक ऐसा आइडिया होता है जो बाकी आइडियाज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मेन आइडिया कहते हैं। और ये मैंने आपको 4-5 लेक्चर में भी आपको क्लियर करवाए थे, उस पर डिटेल से मैंने समझाया भी था। तो अगर आपको मेन आइडिया की भी समझ ना आई हो तो आप लोग वो लेक्चर जो है वो कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पैराग्राफ को रीड कर लेना और उसमें आपने देखना है कि मेन आइडिया कहाँ पे दिया गया। समटाइम्स पैराग्राफ के स्टार्ट में भी हो जाता है और लास्ट में भी हो जाता है और कभी कभी मिड में भी आ जाता है। तो इसके लिए आपने पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना और जो आपके माइंड में आइडिया आ रहा होगा कि इस पैराग्राफ में हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है, मतलब ऑथर आपको ये कह रहा है, तो वो क्या होगा, उसका मेन आइडिया होगा। उसके लिए अपने कीवर्ड्स पे फोकस करना है कि मेन चीज़ें कौन सी, मेन कॉन्सेप्ट क्या दिया जा रहा है। तो वो जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आएगा वो क्या होगा, उसका मेन आइडिया होगा। तो यहाँ पे सारे पैराग्राफ जो हैं ये आपको दिए गए हैं, आपने इनको रीड कर लेना और उनमें से मेन आइडिया जो है वो फाइंड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे आपको इतना ही करवा रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। मेरा फोकस क्या है, अब आपको मेन जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाना और मेन जो टॉपिक्स यहाँ पे हैं वो क्लियर करवाऊँ। बाकी एक्सरसाइजेज और प्रैक्टिस वगैरह वो आपने खुद करनी है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। जो वीडियो का लास्ट लेक्चर है, मैं ये तीनों लेक्चर इसलिए एक साथ करवा रही हूँ। एक तो टाइम का जो है वो बहुत कम है आप लोगों के पास, मेरे पास भी बहुत कम है। दूसरा, ये तीनों लेक्चर जो हैं ये रिलेट कर रहे हैं और इन तीनों में जस्ट एक्सरसाइजेज ही दी गई हैं। तो वो आपको बस मेन आइडिया मैं देती जा रही हूँ, आप लोग इसको करते जाइएगा। लेक्चर नंबर 10 है रीडिंग्स वर्ड फॉर्म्स। वही अगेन टॉपिक आ गया जैसे आपने लेक्चर नंबर 9 में किया था वर्ड्स फॉर्म पे। तो यहाँ पे भी वही दिया गया आपको, पैराग्राफ उन्होंने दिया हुआ है, मेन फ्रेम्स क्या होते हैं, लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं, मेन फ्रेम्स उनको कहते हैं, और उसकी डिटेल दी हुई है कि कंप्यूटर इंस्टॉलेशन क्या होती है, डिजिटल होते हैं, एनालॉग होते हैं, इनकी 2 टाइप्स होती हैं। उसके बाद ये प्रोग्रामिंग होती है, इसमें डाटा प्रोसेसिंग होती है, मतलब इसका सारी डिटेल आपको दी गई है कि इसमें क्या फंक्शंस होते हैं, क्या कुछ होते हैं, इसका नाम क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो आपने पैराग्राफ को अच्छे से 2-3 बार रीड कर लेना है। उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में क्या कहा गया कि मेन आइडिया आपने चूज़ करना है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि मेन आइडिया क्या होता है कि जो ऑथर हमें इस पैराग्राफ में कहना चाह रहा होता है, हमें कोई मैसेज देता है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट देता है। तो वो जो नई चीज़ हमें वो दे रहा होता है या नई कोई मैसेज दे रहा होता है वो क्या होता है, मेन आइडिया होता है। और उसको आपने पैराग्राफ को अच्छे से रीड करके बाद जो आपके माइंड में आइडिया होता है वही क्या होता है, हमारा मेन आइडिया होता है। तो आपने इसको अच्छे से रीड करना है। और यहाँ पे उन्होंने हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें नीचे आपके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। पहले आप लोग खुद उस पर ट्राई कीजिएगा। जब आप पैराग्राफ को रीड करेंगे उसके बाद इसको ट्राई करेंगे, इसका आंसर खुद आप लोग देखेंगे इसका कौन सा मेन आइडिया बन रहा है। और उसके बाद फिर आप देखें कि इन्होंने कौन सा आंसर दिया हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने थर्ड ऑप्शन दिया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेन फ्रेम्स। तो उसके बाद साथ में उन्होंने डिटेल दी हुई है कि ये कैसे इसका आंसर आया है। तो ये आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है। और उसके बाद अगेन जो है पैसेज का आ गया है उसको रीड करना है और ट्रू फॉल्स करना है। ये हम लोग पहले भी लेक्चर नंबर 8 में भी कर चुके थे और अगेन वही जो है यहाँ पे उन्होंने ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। इनको भी कैसे सॉल्व करना है, आपने पैराग्राफ को रीड करना है। और उसके बाद नेक्स्ट में उन्होंने क्या कहा है, लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ, इसको भी आप लोगों ने जो है आंसर कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है कि फाइंड द पैसेज इन द टेक्स्ट वेयर द फॉलोइंग आइडियाज़ एक्सप्रेस्ड। और ये आपने क्या करना है कि पैसेज जो है उसमें बताना है कि किस पैराग्राफ से जो है ये सेंटेंसेस जो है लिए गए हैं। तो इसलिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ को रीड करना पड़ेगा। तो मैं अगेन एंड अगेन बार बार यही आपको कहे जा रही हूँ कि पैराग्राफ को एटलीस्ट 2 या 3 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब आप एक बार पैराग्राफ को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस पैराग्राफ में बात की गई थी। तो इसमें भी आपने जस्ट इतना ही बताना है कि ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ, ये तीनों लेक्चर्स में आपको बस प्रैक्टिस ही करवाई जा रही है, आपने इसको फिर भी अच्छे से कर लेना है। और इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जब आपको एग्ज़ाम्स में वो पैराग्राफ देगा या कुछ भी वो कहता है कि आप इसका आइडिया सर्च करें, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा यहाँ पर प्रैक्टिस जब आपने की होगी। तो बाकी इसमें से एमसीक्यूज़ बहुत कम हद तक आते हैं, आ भी सकते हैं। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मेन आइडिया क्या होता है, उसको कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और नीचे 3-4 स्टेटमेंट्स दे सकता है। जब आपको आइडिया होगा कि हम कैसे इसको फाइंड करते हैं तो आप लोग इजीली उसमें से ऑप्शन देख सकते हो कौन सा करेक्ट है। उसके बाद अगेन वो रेफरेंस वाला आ गया, आपने वर्ड्स पे फोकस करना है कि ये वर्ड है किस पैराग्राफ से लिया गया। साथ में उन्होंने लाइन नंबर मेंशन कर दिया है कि इस लाइन से लिया गया है, और आपने बताना है कि ये वर्ड हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या रेफरेंस कर रहा है, किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है। तो ये जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 9 की 10 में 9 में आई थिंक सो करवाया था, आपने उसमें देख लेना है कि मैंने जब आपको वहाँ पर समझाया था तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर आपने कैसे जो है पैराग्राफ में से वर्ड को जो रेफ़र करना है, मतलब रेफरेंस देना है उनका।
और नीचे आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे उन्होंने आपको साथ साथ आंसर भी दिए हुए हैं, विच कैन बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे क्या है, विच किस चीज़ को रेफर कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस को रेफर कर रहा है कि इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट की जा सकती हैं, प्रोसेस की जा सकती है। और उसके बाद नीचे जो है एज इट इज़ ऑफन नाउन, अब ये मतलब यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई थी, इट किसके लिए यूज़ किया गया था, जनरल पर्पज़ कंप्यूटर के लिए। तो इस तरह आपने ये सारे भी देख लेने हैं। उसके बाद 5 में अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, अगेन वही उन्होंने कहा है कि सिनोनिम आप फाइंड करें, इसके भी आपने आंसर देने हैं। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम जो है लेक्चर नंबर 9 की तरह है, तो आपने इसको जो है प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट भी आप लोग देख सकते हैं, वैसे ही जैसे वहाँ पे वो इमेजिन और एडिशन वाले मतलब सारे वो वर्ड्स थे और आपने सेंटेंसेस में पुट करने थे, सेम उसी तरह यहाँ पे भी जो है वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इनको भी पुट कर लेना है। तो इस लेक्चर में ऑलमोस्ट सेम ये लेक्चर नंबर 9 की तरफ था, तो इसमें लेक्चर में बस इतना ही था। आई होप कि ये तीनों लेक्चर जो हैं आप लोगों को काफ़ी हद तक जो है समझ आ गई होगी, सारा जो है कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो हैं और आइडिया हो गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। और गाइज़ मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही मुझे आइडिया हो सकेगा, आप लोग मुझे फीडबैक देंगे तो ही मुझे आइडिया होगा कि मेरे लेक्चर आपको किस हद तक समझ आ रहे हैं और मेरे लेक्चर से आपकी किस हद तक हेल्प हो रही है। तो काइंडली फीडबैक लाजमी दिया करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।